हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज आपको अपने इस वीडियो में कक्षा 10 भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ाऊंगा जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। तो बच्चों, हम देखते हैं कक्षा 10 के लॉन्ग आंसर, पाठ 1 भूगोल, संसाधन और विकास। तो बच्चों, हम देखते हैं पाठ 1 हमारा है कक्षा 10, जो कि भूगोल से मैंने यह वीडियो आपके लिए तैयार किया है। संसाधन और विकास के कुछ विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। बच्चों, मैंने नोट्स के माध्यम से आपके लिए यह वीडियो तैयार किया है। तो देखिए, भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें, या वर्ष कह सकते हैं 1960 से 61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका क्या कारण है। यानी जो 1960 से 61 में वन के अंतर्गत क्षेत्र में जो वन का वनीय क्षेत्र है भारत में, उसमें महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, तो इसका प्रमुख कारण क्या है। तो भारत में भूमि का उपयोग का प्रारूप, सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में भूमि का जो उपयोग है, उपयोग अलग अलग प्रकार से कार्यों में किया जाता है। भारत में भूमि का उपयोग अलग अलग प्रकार से अलग अलग कार्यों में किया जाता है। भारत की कुल भूमि का क्षेत्रफल 32.8 लाख, यानी 32 लाख, ठीक है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। लगभग 93% भूभाग के उपयोग के ही आंकड़े उपलब्ध हैं। भारत में भूमि का उपयोग मुख्य रूप से 4 रूपों में होता है। ठीक है, भारत में जो भूमि का उपयोग है मुख्य रूप से 4 रूपों में होता है। तो सबसे पहला रूप है, किन किन रूपों में होता है, सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा रूप है कृषि। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 54% भाग पर कृषि की जाती है। यानी भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसके लगभग 54% भाग पर ही खेती की जाती है। और देश की 46% भूमि जो होती है शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अंतर्गत आती है। शुद्ध निवल यानी बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग होता है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है। इसके विपरीत अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र बोया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त दूसरा जो हमारा भाग है वन, तो वन में हम देखते हैं कि हमारे देश में 24.56% भूमि पर वन है, किंतु पारिस्थितिकी संतुलन की दृष्टि से इस देश के क्षेत्रफल का 33% भाग वनों के अधीन होना चाहिए। यानी जो आप कह सकते हैं कि हमारे देश में 24.56%, 56 यानी 56% भूमि पर ही केवल वन है, किंतु पारिस्थितिकी संतुलन की दृष्टि से देश के क्षेत्रफल का 33% भाग वनों के अधीन होना चाहिए। अतः हमारे देश में वैज्ञानिक दृष्टि से वन कम है। और तीसरा हमारा कौन सा पॉइंट होता है बच्चों, चारागाह। चारागाह यानी हमारे देश की भूमि का लगभग 4% भाग चारागाह के अंतर्गत आता है। और भारत में विश्व के सबसे ज्यादा पशु पाले जाते हैं। यानी भारत एक ऐसा देश है जहां विश्व के सबसे ज्यादा पशु पाले जाते हैं, किंतु यहाँ की जो चारागाह भूमि है वो केवल 4% ही है। इस दृष्टि से चारागाह क्षेत्र भारत में कम है। ठीक है, तो बच्चों हम देखते हैं कृषि का क्षेत्र कितना हमारे यहाँ हुआ है, लगभग 54% भाग पर कृषि की जाती है, जिसमें 46% भूमि पर शुद्ध कृषि की जाती है। इसके साथ साथ वन आरक्षित क्षेत्र हमारे कितने हैं, 24.56% पर वन आरक्षित क्षेत्र है। और होने कितने चाहिए, लगभग 33% पर होने चाहिए, यानी वन की दृष्टि से भारत में कम है। और चारागाह के लिए केवल 4% भाग ही उपयोग में आता है। और बल्कि भारत देश एक ऐसा देश है जहां पर अधिकतर पशु पाले जाते हैं, या सबसे ज्यादा पशु पाले जाते हैं। फिर बच्चों आगे देखते हैं, उद्योग, यातायात तथा मानव आवास के क्षेत्र में देश की शेष भूमि जो हमारी होती है, तो वह हम कह सकते हैं कि जो देश की शेष भूमि है वह या तो बंजर है या उसका कोई उपयोग मानव आवास, व्यापार या यातायात के लिए किया जा रहा है। किंतु बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण मानव आवास के लिए भूमि की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप वो अन्य सुविधाओं के लिए लगातार कमी की जा रही है। ठीक है, जैसे अन्य सुविधाओं यानी बढ़ती हुई आवास के कारण, उद्योग धंधों के कारण वनों की कटाई या कृषियों की भूमि पर आवास बनाने की सुविधा उपलब्ध हो रही है। उद्योग धंधों को लगाने के लिए कृषि योग्य भूमि का दहन किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, 5वां पॉइंट हमारा है कि वनों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि न होने के कारण है। तो देखते हैं यहाँ पर बच्चों कि भारत में 1960 से 61 की अपेक्षा 2002 से 2003 के वन क्षेत्र में लगभग 4.5% की वृद्धि ही पाई है।
किंतु इस वृद्धि को संतोषजनक माना नहीं जा सकता। यानी वर्ष 1960 से 61 की अपेक्षा जो 2002 और 3 का वर्ष रहा है उसमें लगभग 4.5% दृष्टि से ही वनों की वृद्धि हो पाई है, किंतु इस वृद्धि को संतोषजनक माना नहीं जा सकता है। बढ़ती हुई जनसंख्या के आवास के लिए लगातार वनों को काटा जा रहा है। साथ ही साथ कृषि योग्य भूमि प्राप्त करने के लिए वनों का सफाया किया जा रहा है। इन्हीं कारणों से भारत में वन क्षेत्र नहीं पाए जाते हैं और आवश्यकता के अनुरूप वृद्धि वनों में वृद्धि नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो बच्चों अब आगे देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या होता है कि प्रौद्योगिक आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ है। तो औद्योगिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग हुआ है, लेकिन कैसे हुआ है इसको हम आगे के महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले देते हैं, आज के युग में मनुष्य ने नई नई तकनीकों और मशीनरी की खोज कर ली है, जिसके फलस्वरूप उत्पादन की गति बढ़ गई है। आज उपभोग की जाने वाली प्रत्येक वस्तु का उत्पादन व्यापक स्तर पर हो रहा है। साथ ही जनसंख्या वृद्धि के कारण वस्तुओं की मांग भी बढ़ती जा रही है। इस प्रकार बढ़ी हुई आवश्यकता की पूर्ति के लिए अधिक से अधिक कच्चे माल की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। अतः कह सकते हैं कच्चे माल की प्राप्ति के लिए हमारे संसाधनों पर बोझ बढ़ रहा है, अर्थात कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए जो हमारे संसाधन है उन पर बोझ बढ़ता जा रहा है। इसके अतिरिक्त भी हम कह सकते हैं जो हमारा दूसरा पॉइंट बच्चों होगा वो होगा आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का उपयोग। अब आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का उपयोग क्या होगा कि आज विश्व में आर्थिक विकास की होड़ लगी हुई है। सभी राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं, जिसके लिए वे अपने उद्योगों का विस्तार कर रहे हैं, जिससे संसाधनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। जैसे अमेरिका विश्व के औसत से 5 गुना अधिक पेट्रोलियम का उपभोग कर रहा है, यानी विश्व के जितने भी देश हैं उनसे 5 गुना अधिक अमेरिका पेट्रोलियम का उपभोग कर रहा है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि प्रौद्योगिकी तथा आर्थिक विकास अधिक से अधिक संसाधनों के उपभोग को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो बच्चों अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में भूमि निम्नीकरण के कारण एवं संरक्षण के उपाय बताइए। देखिए बच्चों यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है कि भारत में भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी मानवीय कारण कौन कौन से हैं। तो भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी मानवीय कारण निम्नलिखित है। नंबर 1 अत्यधिक चराई। आप देखिए अत्यधिक चराई क्या होती है, पशुओं को अत्यधिक चराने से भी भूमि की मिट्टी खुद जाती है और जो तेज बारिश के कारण बह जाती है। ठीक है, तो अत्यधिक चराई के माध्यम से भी भूमि निम्नीकरण हो जाता है। दूसरा है अत्यधिक सिंचाई के माध्यम से। अत्यधिक सिंचाई से भूमि की क्षारकता तथा लवणता बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि का ह्रास होता है। जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा में अत्यधिक सिंचाई भी भूमि के आकर्षण के एक प्रमुख कारण है। इसके साथ साथ कह सकते हैं खनन यानी किसी स्थान पर खनन के पश्चात भूमि में बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, जिससे भूमि का आकर्षण होता है। और उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा कह सकते हैं मध्य प्रदेश आदि राज्यों में ऐसा होता है और यही भूमि के निम्नीकरण के प्रमुख कारण है। अगला है औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट के कारण क्यों होता है, क्योंकि उद्योगों से निकलने वाला कूड़ा करकट कचरा तथा अन्य अपशिष्ट पदार्थ भी भूमि को हानि पहुंचाते हैं, जिससे भूमि का निम्नीकरण होता है। और खनिज संसाधन यानी कह सकते हैं अनेक खनिज संसाधन में भी जो हमारे खनिज संसाधन है उनमें भी पर्याप्त मात्रा में धूल उड़ती है जो निकटवर्ती भूमि पर फैल जाती है और यह धूल भूमि तथा फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। जैसे चूना पत्थर की पिसाई से उड़ने वाली धूल, यह धूल जो हमारे कह सकते हैं फसलों पर पड़ती है तो वहाँ की फसल अपने आप प्रदूषित हो जाती है अर्थात नष्ट हो जाती है। तो बच्चों आगे हम देखते हैं भूमि निम्नीकरण को नियंत्रित करने अर्थात रोकने के उपाय कौन कौन से हैं। तो भूमि निम्नीकरण को रोकने के उपाय निम्नलिखित है। नंबर 1 भूमि ह्रास के निम्न उपाय भूमि ह्रास को निम्न उपायों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। नंबर 1 उद्योगों के कुछ कूड़े कचरे के उपचार द्वारा फिर से प्रयोग योग्य भी बनाया जा सकता है, यानी जो हमारे उद्योगों से निकला कूड़ा करकट होता है उसे उपचार द्वारा या कह सकते हो अन्य संसाधनों द्वारा फिर से उपयोग योग्य बनाया जा सकता है। और दूसरा है औद्योगिक कचरे का सही ढंग से निपटना
किया जाए, यानी जो उद्योगों का कचरा निकलने वाला कूड़ा कचरा होता है उससे सही ढंग से निपटना किया जाए। उसके बाद में तीसरा है कि बंजर भूमि का उचित प्रबंधन किया जाए तथा खनिज के क्रियाकलापों को नियंत्रित किया जाए, यानी जो बंजर भूमि है उसका उचित प्रबंधन किया जाए और खनन के क्रियाकलापों को नियंत्रित किया जाए, अर्थात मिट्टी की खुदाई पर रोक लगाई जाए। अगला है कांटेदार झाड़ियाँ उगाकर बालू टिब्बों को स्थायी बनाया जाए, यानी जो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं उनको लगा करके बालू के टिब्बों को स्थायी बनाया जाए। साथ ही साथ वनों का विस्तार किया जाए जिससे अति चराई को भी रोका जा सकता है। तो भूमि निम्नीकरण के प्रमुख कह सकते हैं कारण है, पहला उद्योगों से निकलने वाला जो कूड़ा करकट होता है उसे फिर से संसाधनों के माध्यम से नया बनाया जाए। दूसरा कह सकते हैं कचरे को सही ढंग से उसका निपटारा किया जाए। तीसरा बंजर भूमि पर उचित प्रबंधन किया जाए और खनन पर रोक लगाई जाए। और चौथा है कांटेदार झाड़ियाँ उगाई जाए तथा बालू के टिब्बों को स्थायी बनाया जाए। और पांचवा है वनों का विस्तार किया जाए तथा अत्यधिक चराई पर रोक लगाई जाए। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं हमारा एक और जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, लघुत्तरी से संबंधित है कि जैव तथा अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दे। तो जैव संसाधन उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। संसाधन क्या होते हैं, सबसे पहले ये हम जान लेते हैं। संसाधन मनुष्य अपने कार्य को सरल बनाने के लिए जिन भी यंत्रों का उपयोग करता है, अपने कार्य को सरल बनाने के लिए जिन यंत्रों का उपयोग करता है वे सभी संसाधन होते हैं और ये सब मानव द्वारा स्वतः निर्मित किए जाते हैं, अर्थात अपने कार्य को सरल बनाने के लिए मनुष्य इनका निर्माण स्वयं करता है। ठीक है, ये सब हमारे जो आवश्यक सामग्रियां होती हैं वो सब हमारे संसाधन कहलाते हैं। यानी दैनिक जीवन में मनुष्य जिन भी वस्तुओं का उपयोग करता है अपने कार्य को सरल बनाने के लिए, या जो वे वस्तुएं जो स्वतः मानव द्वारा निर्मित की जाती हैं सब संसाधन कहलाती हैं। तो बच्चों अब देखते हैं जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। तो तथ्य के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक जैव संसाधन, वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जैव जीव मंडल से होती है तथा जिनमें जीवन पाया जाता है वे जैव संसाधन कहलाते हैं। कौन से जैव संसाधन, यानी वे संसाधन कह सकते हैं जिनकी उत्पत्ति जीव मंडल से होती है तथा जिनमें जीवन पाया जाता है वे जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मानव, पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, सब क्या है, जैव संसाधन है। और अजैव संसाधन क्या है, वे सारे संसाधन जो निर्जीव होते हैं तथा यानी कह सकते हैं वो संपूर्ण संसाधन जो निर्जीव होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टानें, धातुएं, खनिज तथा नदियां आदि, ये सब क्या है, अजैव संसाधन है। तो बच्चों हम अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और इसके आगे के प्रश्नों को जानने के लिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे संपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।